जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला बाई आकाश में। तो आज जो ये हमने यहाँ पर छोटा सा एक चीज़ लिखी हुई है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे वीडियो को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर उसके दो टाइप्स हमने लिखे हैं, यानी स्टूडेंट्स के भी यहाँ पर टू टाइप्स हैं, एक ए एक है बी। तो ए भैया यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, यानी ए वो स्टूडेंट को हमने बोला है यहाँ पर जिनका जो है इस समय कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी है, यानी कि कंप्लीटेड हो चुका है सब कुछ उनका सिलेबस। ठीक, वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक नॉन कंप्लीट है, यानी अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ है और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें। इतनी मोटी किताब है फिजिक्स की कि देख कर ही दिमाग ख़राब हो जाता है, और ऐसा क्या पढ़ें कि एग्ज़ाम में आ जाए। तो भाई देखो, यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे, चाहे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है वो लोग रिवीजन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक टाइप और बन सकता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 50-50% है, यानी 50% उनकी तैयारी है एंड 50% उनकी तैयारी नहीं है। तो इन तीनों ही स्टूडेंट्स के बारे में आप लोग को एक चीज़ हम बोलेंगे, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर आज से चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट वन शॉट आपको पूरी फिजिक्स का देखने को मिलने वाला है। तीनों ही स्टूडेंट जो लोग कंप्लीट जिनका सिलेबस हो चुका है उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनको 50-50% चांसेस हैं वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा कि हाँ आपका 100% तैयार हो चुका है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका कुछ भी कंप्लीट नहीं है, उनको डर लग रहा है कहीं वो फेल ना हो जाए, तो उनके लिए भी ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो चैप्टर 1 से लेकर एकदम लास्ट चैप्टर तक, यानी 14 चैप्टर तक आप लोग का हम कंप्लीट वन शॉट वीडियो पर डे डालेंगे। बस आपका काम क्या है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करते रहना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाने का। तो चलिए, ये तीनों ही स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब मुझे नहीं पता इसमें से आपकी सिचुएशन कौन सी है, ए बी या फिर सी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोग इसमें से कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो सभी को पता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना भाई, फर्स्ट चैप्टर हो और आपका कूलॉम का नियम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए हमारा कूलॉम का नियम लिखा हुआ है कि विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम लिखिए, यानी कि कूलॉम का नियम क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो आप लोग देखो क्या करोगे, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना, इस डायग्राम को आपको समझना है पहले, फिर आपका जो ऑटोमेटिक फॉर्मूला और डिफिनेशन दोनों बन जाएंगे। यहाँ पर बोला है कि दो आवेश देखिए रखे हुए हैं, ठीक, दो बिंदु आवेश हैं जिनका नाम हमने रखा Q1 Q2, ठीक है, ये तो पॉइंट का नाम हो गया ए बी। दो आवेश हैं, एक का नाम है Q1 एक का नाम है Q2, और इनके बीच की दूरी जो है बच्चों वो है r, मीटर में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नियम पढ़ते हैं हम लोग, लिखा हुआ है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, ठीक, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच में कोई फोर्स कार्य कर रहा है, यानी F, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला देखो, देख लो, कोई F कार्य कर रहा है, ठीक, उनके जो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 Q2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो F के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी क्या है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसका वर्ग क्या होगा r², तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है F हमारा। समझ में आया, यानी कि Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ आप लोग लिखोगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर क्या मिलाएंगे हम लोग, इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे। यानी देखो इधर F कॉमन है तो हमने इसको एक ही बार लिखा, बाकी इधर एक ही बार हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, Q1 Q2 बाई r²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर सभी को पता है कि यहाँ से भाई अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, तो यहाँ पर एक लगता है बच्चों कांस्टेंट, इसको बोलते हैं के क्या है मेरा, कांस्टेंट। अच्छा, हर एक कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, तो इस के की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपका कूलॉम का नियम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसकी देखेंगे वीमा कैसे निकाल सकते हैं। तो वीमा निकालने के लिए आपको क्या करना है कि अगर हम लोग इसको हटा दें कांस्टेंट का, देखो ना तो कांस्टेंट का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ना डिफरेंशिएशन करते हैं, और ना ही इसको हम लोग किसी वैल्यू में पुट करते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास Q1 Q2 बाई r² है, उसको यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है। वीमा कैसे निकालेंगे, Q1 की Q2, यानी आवेश की वीमा होती है AT। तो यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 Q2, AT दो बार लिख लिया मैंने। r² है तो r मतलब दूरी का होता है L, तो r² है तो यहाँ L² हो जाएगा। इसी तरह से देखो ए मिलके A² बनेगा, दो T हैं तो T² लिख दिया, नीचे L² हो गया। F = हो जाएगा बच्चों A² T² और ये L² ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ तक हो जाएगा A² T² L - 2।
तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका कूलॉम का नियम जो था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, वरना अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो मैं इसका टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाना, या फिर मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में आया हुआ था। भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करेंगे जो आपको आगे चल के तकलीफ दे, क्योंकि आपके एग्जाम में आ गया और आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि नंबर उसके कटेंगे। तो यहाँ पर 2024 में भैया आया था कि वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, जो अभी हम लोग इससे पीछे पढ़ के आए हैं, वहाँ पर k = 1/4 एप्सिलॉन नॉट रख रहे थे। तो जो एप्सिलॉन नॉट था वहाँ पर उसका आपको मात्रक और विमा यहाँ पर दोनों निकाल के दिखानी है, मतलब केवल लिखनी नहीं है, आपको निकाल के दिखानी है कि कैसे आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला कहाँ से आएगा? कूलॉम के नियम से। कूलॉम का नियम क्या होता है? F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? इस पूरे को हम लोग भेज देंगे इधर और इसको भेज देंगे इधर, मतलब आपस में स्पेस जो है इनकी जगह है उसको इंटरचेंज कर देंगे। तो F आ गया मेरा इधर। अब हमें केवल एप्सिलॉन नॉट को इधर रोक लेना है, ठीक। आप चाहते तो यहाँ से केवल एप्सिलॉन नॉट को भी भेज सकते थे, बट मैंने आप लोग को समझाने के लिए पूरा बताया है। उसके बाद क्या करा हमने? एप्सिलॉन नॉट को देखो भैया इधर रोक लिया, 4 पाई को हम भेज देंगे इधर। तो वो 4 पाई और ये R² मिलके बन जाएगा 4 पाई R², और F तो हमारा ये है ही। साथ में इसका मात्रक देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो Q1 Q2 है, कूलॉम को क्या होता है? आवेश, ठीक, मतलब सॉरी आवेश का क्या होता है मात्रक? कूलॉम। तो 1 और यहाँ पर 2 है तो C × C लिखोगे तो वो C² हो जाएगा। F का होता है न्यूटन, यानी फोर्स का होता है न्यूटन, और 4 पाई तो कांस्टेंट है, R² यानी मीटर स्क्वायर है ना। L² इसको हमने पीछे लिखा था, तो मीटर स्क्वायर भी उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? चलिए इसकी निकाल लेते हैं हम लोग। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो भाई सेम यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर उतार लेना है। Q1 Q2 F × R²। 4 पाई मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसकी विमा क्या होगी? कूलॉम की हो जाती है बच्चों 80, तो यहाँ 80। फोर्स की होती है mL/T-2 और दूरी की होती है L², ठीक, विमा। तो यहाँ से इसका क्या बन जाएगा? देखो a 2 है तो a², इसी तरह से T², यहाँ पर L2 और एक L ये है, वो यहीं प्लस की 1 पावर है, तो 1 और 2 3 L3 हुए। इनको ऊपर ले जाओगे तो L-3 हो जाएगा, नीचे बचा केवल MT-2। अब क्या करेंगे हम लोग? एप्सिलॉन नॉट = इसको इस पूरे को भी ऊपर लेके जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा M+1 है, ऊपर जाएगा -1 होगी पावर। इसी तरह से T-2 है, ऊपर जाएगा प्लस की होगी, यानी T+2 और T+2 4 हो जाएगा, तो T4 L-3 A²। तो इस तरह से बच्चों इसकी जो विमा है वो भी मैंने कंप्लीट कर दी, और ये आया था 3 नंबर में, तो इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको लेना है तो लेते रहिए। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो ये भी 2023 में पूछा गया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण कौन कौन से होते हैं। तो ज़्यादा आपको डीपली नहीं जानना है, क्योंकि 3 नंबर में मेरे भाई आता है, तो उसमें आपको केवल 50 से 60 वर्ड्स में अपना आंसर जो है वो कंप्लीट करना है, बल्कि और कम में ही 50 से कम के ही अंदर ही आपको खत्म होगा, क्योंकि 3 नंबर में ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो केवल पहले पूछा है वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर बता देना है 2 लाइनों में किसे कहते हैं। इनके गुण पूछा है तो इनके गुण लिख देने 3-4 बस, ठीक है। यहाँ तक आपको 3 से 4 नंबर जो भी होंगे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो सदैव वैद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं उन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं जो विद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करें, यानी किस साइड में फोर्स लग रहा है इसका प्रदर्शन जो करती हैं रेखाएं, उन्हीं को बोलते हैं बच्चों वैद्युत बल रेखाएं। नाम ही से पता चल रहा है वैद्युत बल रेखाएं, यानी विद्युत बल का जो दिशा बताएं ऐसी रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बात करें अगर इनके गुण की भैया, तो पहला है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। मतलब जो क्रॉस का साइन बनता है ना, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर काट देंगी तो देखोगे 2 डायरेक्शन बन जाएंगी ना। इस तरह से आप लोग देखो, मान लो अगर ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आपस में एक दूसरे को काट दी, तो एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से दिशा भटक गई। मान लो ये रेखा आ रही है तो अब ये भटक गई कि इधर जाएं या इधर जाएं या सीधे जाएं। तो यही कारण होता है कि ये लोग भैया आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नेक्स्ट है ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। सभी को पता है जो हमारी करंट है वो +2 माइनस की ओर फ्लो होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। थर्ड है ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यानी कि जैसे आप किसी धागे को आप एकदम खींच के रखो और उसको गोल गोल घुमाते रहो तो वो सिकुड़ने लगता है, तो वही होती हैं, इनका गुण ये भी होता है।
उसके बाद है फोर्थ, ये सतत रेखा या वक्राकार होती हैं। देखो या तो ये सीधी होंगी इस तरह से, या तो फिर ये वक्राकार होंगी ऐसे, ठीक है। तो कोई भी इनकी डायरेक्शन हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो देखो आपको करना क्या है, जिस तरह से पूछता जा रहा है उस तरह से आपको इसका आंसर जो है वो लिखते जाना है। सबसे पहले क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र। तो अब हम लोग भी देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा यहाँ पर क्या होती है, समझ लेना। अगर याद करोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा समझा देते हैं, तब हम इसकी डिफिनेशन पर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कहीं सड़क पर बाहर जा रहे हो और यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक। ट्रांसफार्मर ऐसे रखा हुआ है और चारों तरफ आप लोगों ने देखा होगा इसके जाली लगी होती है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। और आप यहाँ पर खड़े हो, आपने क्या करा, इस जाली के अंदर उंगली डाली आप लोगों ने देखने के लिए यार जाली लगी क्यों होती है। इस जाली के अंदर हाथ डाला तो एकदम से ट्रांसफार्मर ने आपको चिपका लिया। तो इसीलिए जाली लगी होती है कि भाई इसके अंदर नहीं जाना है आपको, क्योंकि इसके अंदर इसका वैद्युत क्षेत्र है। यानी अगर आप इसके क्षेत्र में जाओगे तो ये आपको परेशान करेगा। जैसे कि शेर होते हैं, शेर बाघ होते हैं, पता होता है कि इनका क्षेत्र है तो उधर नहीं जाना है ना। उसी तरह से जैसे आप लोग चुंबक को देखो, यहाँ पर आपका मैग्नेट रखा हुआ है और एक मैग्नेट आपका यहाँ रखा हुआ है, तो दूर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसको खिसकाते जाओगे, मान लो जैसे ही यहाँ पर आए इसने एकदम से चिपका लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहीं पर नहीं, यानी इधर भी अगर आप आओगे इसकी सिधान में इधर भी आओगे तब भी ये चिपका लेगा। तो एक चारों तरफ अगर इसके हम सर्किल खींच दें तो यहाँ पर इसका इतना जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी अगर इस बीच में धोखे से भी आपने चुंबक या लोहा कुछ भी डाला वो चिपका लेगा। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो यहाँ चुंबक का एग्जाम्पल मैंने देके आपको समझाया, तो अब इसकी डिफिनेशन पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है, आकर्षण मतलब खींचना और प्रतिकर्षण मतलब दूर भगाना। तो अगर चुंबक का एग्जांपल देखो आप लोग, तो कुछ एक समय ऐसा भी आता है कि चिपकता नहीं, वो दूर भगाता है ना, दूर दूर भागता है। सभी लोगों ने खेला होगा बचपन में चुंबक, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अभी हमने आपको एग्जांपल इसका बताया कि जैसे ये हमारा चुंबक है, चुंबक का क्षेत्र है और ये हमारा चुंबक है, आपने इसमें ऊपर से सिक्का डाला या लोहा डाला, कील डाली, तो वो क्या करेगा, एकदम से उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो खींच रहा है, इस खींचने में कुछ फोर्स लग रहा है ना, तब तो खींच रहा है, ऐसा थोड़ी ना खींच लेगा। तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं, उसी तीव्रता को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात करें इसके फॉर्मूले की, तो E = F/Q। F सबको पता है फोर्स होता है और Q होता है बच्चों कूलॉम यानी कि आवेश। तो इसका मात्रक और विमा हम लोग देख लेते हैं। मात्रक इसका सिंपल लिखोगे, F का होता है न्यूटन और अपॉन में कूलॉम, तो कूलॉम। क्लियर है। विमा हो जाएगी इसकी MLT -3A-1। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हर साल पूछा जाता है आपका 22, 23, 24, 18, 19 उधर लगातार, मतलब ये किसी ना किसी सेट में आपको देखने को ज़रूर मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर भैया देख लो, किसी बिंदु आवेश के कारण है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक आवेश रखा हुआ है +Q, इसका नाम दे दिया हमने O। इस O पॉइंट से कुछ दूरी पर, कुछ मतलब R दूरी पर, इस आवेश से यानी +Q आवेश से R दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है प्लस का Q0। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने P। तो यानी कि इस पॉइंट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि +Q तथा +Q0 के कारण वैद्युत बल, तो ये कैसे लगेगा यहाँ पर, इसका देख लो भैया। यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या लिख सकते हो, F = 1/4πε0। Q1 Q2 होता है फॉर्मूला, बट यहाँ पर मेरा Q1 क्या है, प्लस का Q, तो प्लस का Q लिखोगे, और Q2 क्या है, Q0, तो यहाँ पर Q0 लिखोगे। R² ऐसे ही रहेगा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का फॉर्मूला होता है हमारा F/Q0। अभी हम लोग जस्ट इससे पीछे पढ़ के आए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E = F/Q। ठीक, तो यहाँ पर Q0 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं
है ना, या फिर क्यू भी लिखा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई क्वेश्चन सेकंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ की ये वाली पूरी वैल्यू जो उठा के वो रख देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, तो उसके बाद E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ की जो वैल्यू थी ऊपर रखी, क्यू नॉट नीचे है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा भैया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसका अगर आप लोग मात्रक, आपको पता ही है, पीछे हम बता ही चुके हैं ना, कूलॉम मीटर स्क्वायर आप लोग इसका लिख सकते हो मात्रक। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, ये भी 3 नंबर में पूछी जाती है। तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी आज आपका इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उसका देखिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो ये सेम वैसे ही है जैसा भी हम लोग पढ़ के आए पीछे, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखेंगे, बट पहले लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का हमसे पहले पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। तो यहाँ पर डायग्राम देखो तो समझ में आएगा। समान परिमाण यानी कि दोनों होने चाहिए आवेश, यानी आवेश ले रहे हो तो आवेश होने चाहिए, परिमाण मतलब समान होना चाहिए, बट क्या हो कि विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, यानी कि अगर एक माइनस है तो एक प्लस होना चाहिए, इसी को बोलते हैं विपरीत प्रकृति। एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हैं, यानी अल्पतम दूरी हो जाएगी 2L। जो निकाय बनता है यानी जो ऐसा डायग्राम बनेगा उसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव क्यों बोलते हैं, जिसके 2 ध्रुव हों, ठीक, और दोनों ही अपोजिट, -q + q, बीच की दूरी क्या है, अल्पतम दूरी 2L है। तो इस निकाय को हम लोग बोलते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी। तो 2 आवेशों में से किसी एक आवेश का, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो 2 आवेशों में किसी एक आवेश का, यानी कि ये 2 आवेश हैं, इसमें से चलिए हम मान लेते हैं किसी एक आवेश का। तो यहाँ पर मान लो चलो किसी एक आवेश का, ठीक। उसके बाद आगे क्या बोला है, किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, उनके बीच की अल्पतम दूरी क्या थी, 2L, ठीक, के गुणनफल को, यानी कि बीच में गुणनफल लगेगा, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि P कहते हैं। तो ये फॉर्मूला बन के आया देखो, Q × 2L। तो इसी तरह से हम लोग देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, या फिर आपको इसको लिख सकते हो P = 2QL। तो आप लोग इसी फॉर्मूले से चाहो तो इस डिफिनेशन को बना सकते हो, या फिर ऐसे बोलो कि इस डिफिनेशन से फॉर्मूले को बना सकते हो, बस ज़रूरत है आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया इसकी मात्रक और इसकी विमा क्या होगी। तो मात्रक इसका आप लोग लिख सकते हो Q × 2L है, तो Q फॉर हो जाएगा कूलॉम, L यहाँ पर हो जाएगा तो मीटर, या फिर इसका DY सबसे फेमस मात्रक है, और बहुविकल्पीय में ये 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कदार कि DY किसका मात्रक है। तो आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही टिक करना है। विमा की बात करें तो भैया कूलॉम की होती है AT और मीटर की होती है L, तो LTA हो जाएगी इसकी विमा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक तथा विमा लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स की सबसे पहले तो यहाँ पर परिभाषा देख लो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पे, यानी वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग इसका देख सकते हो, ये बना हुआ है यहाँ पर काल्पनिक पृष्ठ कोई बना हुआ है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर उस पृष्ठ के तल से लंबवत, तो उस पृष्ठ के तल है ना, ये आप लोग थोड़ा ऐसे समझो 3D है, जैसे कि ये पेज आपका है ना, ये पेज ऐसे रखा हुआ है और इस साइड से आ रही किरणें और इधर से ऐसे निकल रही हैं, है ना, 3D है थोड़ा सा यहाँ पर, तो लंबवत गुजर रही हैं इस पेज से। तो इन्हीं रेखाओं की संख्या को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर उस पृष्ठ के तल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बोलते हैं बच्चों वैद्युत फ्लक्स। फॉर्मूला हो जाएगा इसका φ = EA, या फिर φ = EDA cos थीटा, या फिर EA cos थीटा, जो भी है आप लोग लिख सकते हो। मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, या फिर सबसे फेमस आप लोग बोल सकते हो वोल्ट मीटर। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को 3 मात्रक बताए हुए हैं, क्योंकि बहुविकल्पी में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो उनको भी भैया पता है कि सब लोग वोल्ट मीटर पर टिक करेंगे, तो कभी कदार वो ये वाले दे देते हैं इस तरह से मात्रक। तो आप लोग का कोई भी सवाल गलत ना हो, एक भी नंबर आपका फालतू का ना कटे, इसलिए मेरी तरफ से जो भी हो पाता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए। चलिए इसकी विमा देख लेते हैं। विमा हो जाएगी भैया ml 3t - 3
A-1। तो इस तरह से आप लोग वैद्युत फ्लक्स और इसकी परिभाषा, मात्रक विमा जो भी पूछा है, तो ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइएगा एग्जाम में। मैंने यहाँ पर छोटा बनाया है स्पेस की वजह से। तो आप लोग इसको जितना वहाँ पर मतलब जितना क्या मतलब थोड़ा आपको बड़ा बनाना है ताकि एग्जामिनर को दूर से हाईलाइट हो। और हो सके तो अलग अलग पेन का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि रेड पेन तो अलाउ नहीं होता है। तो ब्लू और ब्लैक में ही आप पूरा ब्लू से, और ये रेड वाला जो मैंने बनाया है इसको आप ब्लैक से कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बनाओगे उतना ज़्यादा एग्जाम की नज़र में आपकी कॉपी चढ़ेगी और आपको नंबर वो उतने ज़्यादा दे पाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो नया मेरा टॉपिक कौन सा है, नया क्वेश्चन कौन सा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। 5 नंबर से कम में आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, देखो इस तरफ एक ही दिशा में सब जा रहा है, ठीक। इसमें रखे एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। यानी कि फोर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने वैद्युत क्षेत्र बनाया और उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, माइनस का Q प्लस का Q, और बीच की दूरी 12 होती है, ठीक। यही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। तो यहाँ पर हमने रखा है पॉइंट का नाम रख दिया A एंड B। क्लियर है, समझ में आया। ये वैद्युत द्विध्रुव मैंने रखा माइनस Q प्लस Q, बीच की दूरी 12। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस तरह से, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा F इज इक्वल टू QE, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये F इज इक्वल टू QE कहाँ से आया। तो भाई इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया है अभी, यानी कि ये वाला E इज इक्वल टू F अपॉन Q वाला, ये मैंने बताया था अभी आप लोग को। तो यहाँ से अगर हम लोग F की वैल्यू निकालें तो Q इंटू E नहीं आएगा, यही आएगा ना, F इज इक्वल टू QE। तो वही तो यहाँ लिखा है F इज इक्वल टू QE। तो ये तो चलिए आ गया यहाँ से, तो यहाँ काम करेगा। इसी तरह से अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो भाई इधर भी ऐसे ही काम करेगा, F इज इक्वल टू QE। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको इस लाइन को अगर यहाँ तक, देखो ये लाइन है डॉटेड, अगर यहाँ तक बढ़ाएं और इसको हम लोग मिला दें इस तरह से मिलाया, ठीक। और इसको भी हमने इधर बढ़ा दिया डॉटेड यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, थीटा क्रिएट हो रहा है एंगल। ये B था, ये A है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग C। तो यहाँ पर देखिए एक थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, क्योंकि वर्टिकल है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो यहाँ पर साइड में आप लोग लिख सकते हो यहाँ इतना, यहाँ लिखोगे ट्रायंगल ABC में, है ना, यानी कि इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख पाओगे, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू BC, है ना, लंब यानी कि BC अपॉन कर्ण हमारा क्या है BA, यानी कि 12। तो यहाँ पर 12 लिख सकते हैं हम लोग, वैल्यू रख सकते हैं। भाई BC की पता नहीं है तो हमने BC रखा है केवल। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि 12 को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 12 साइन थीटा। तो ये हमारी BC क्या है, ये है लंबवत दूरी। तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि ये BC हमारी जो है ये है लंबवत दूरी, ठीक, लंबवत दूरी। और ये 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 साइन थीटा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई पूरी। बस अब समझिए आपका काम पूरा आसान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा मानने वाला हम लोग यहाँ पर सिस्टम लिख लेते हैं कि हमने क्या माना है, कैसे क्या हुआ है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, यानी वैद्युत क्षेत्र है एक समान, उसमें E में थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो हम लोग, अब आपके मन में आ रहा होगा ये हमने साइन थीटा ये सब फालतू में क्यों निकाला, हमें इसकी ज़रूरत क्या थी जो साइन थीटा हमने निकाला। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का, बल इंटू लंबवत दूरी, ये फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का। और डेरिवेशन मेरे भाई आप लोग यहाँ पढ़ो, हमसे पूछ रहा था बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो, तो हमें मजबूरी में ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ा, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी यानी कि ये हमको चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पर साइन थीटा लगा दिया। तो वो हमको देखो यहाँ पर मिल चुकी है 12 साइन थीटा। तो लंबवत दूरी की जगह हम लोग रखेंगे 12 साइन थीटा। और फोर्स हमारा क्या होता है, हमने बताया F इज इक्वल टू QE, तो वो हमने यहाँ रख दिया QE, कैपिटल में रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बल आघूर्ण हमारा होता है टॉर्क, इसको बोलते हैं टॉर्क। अब इसके बाद देखो यहाँ से हमें अब क्या करना है, आप लोग इसी को आगे बढ़ाओ।
यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टॉर्क इज इक्वल टू क्यू के साथ रख देंगे 12 को, तो यहाँ रख सकते हो क्यू इंटू 12, ठीक। फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर लो और ई साइन थीटा लिख दो। ऐसा हमने क्यों करा अभी आपको आगे समझ में आएगा। भाई है तो पूरा मल्टीप्लाई में ही ना, हम चाहे इसको आगे पीछे कर लें, हम चाहे साइन थीटा को पहले लिख लें। तो इसका करने का रीज़न बच्चों एक ही था मेरा, क्योंकि आप सभी को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, पी का यानी वैद्युत द्विध्रुव का क्यू इंटू 2L, यही होता है ना। तो ये मेरा पी बन जाए, इस वजह से मैंने इसको करा हुआ है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पर क्या रहेगा पी, और ई है ही इधर, और साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। तो ये भैया आ चुका है हमारा फॉर्मूला बल आघूर्ण का, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक पूरा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको करना है तो कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसी तरह से है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर भैया ये है पूरी बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशंस। तो इन डेरिवेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट इतना आप लोग के लिए हम कर सकते हैं कि इसका लिंक, यानी कि मैंने ऑलरेडी इसको कराई हुई है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी जो इमेज आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही है, इसका लिंक, और ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका लिंक, इन दोनों ही इमेज जो आपको दिख रही है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेरे भाई जब आप इस वीडियो को देख ही रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ओपन करके देख लो, यहाँ पर इन दोनों वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे। और भी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगी इस चैप्टर की अभी आगे, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन सभी डेरिवेशंस को जरूर देखिएगा, तभी आपका जो चैप्टर 1 है वो पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि ये जो सतत आवेश घनत्व वाले होते हैं क्वेश्चन, इनको हम लोग बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेखीय आवेश घनत्व की यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखी हुई है। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि अगर इस तरह से हमारा देखो कुछ रेड कलर का आपको दिख रहा है, अगर ये कोई तार है, ठीक, इसकी लंबाई पर यानी L, इस पर वितरित आवेशों की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एल क्यों? क्योंकि लेंथ में तार लंबा होगा ना, उस पर आवेश जो वितरित होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि किसी तार में प्रति एकांक, प्रति यानी इसको बोलेंगे प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक हो जाएगा इसका बच्चों कूलॉम का हो जाएगा C, और L का हो जाएगा मीटर, तो कूलॉम प्रति मीटर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी तरह से इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश मतलब कि जैसे कोई चौकोर चीज, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, इस तरह की जो होती हैं चीज़ें, इन पर जो आवेश वितरित होगा, ठीक, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यानी एरिया, उस पर जो आवेश वितरित होंगे उसको बोलेंगे पृष्ठावेश घनत्व। फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और मात्रक हो जाएगा इसका कूलॉम का C, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयतन आवेश घनत्व। अब ये क्या होता है आयतन आवेश घनत्व? तो भाई किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी मात्रक हो जाएगा कूलॉम का C, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। और इसकी बात हम लोग करेंगे जैसे बेलनाकार कोई चीज़ हो गई, है ना, सिलेंड्रिकल शेप या कोन शेप, तो वहाँ पर भैया अगर कोई आवेश वितरित हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो गॉस की प्रमेय देखिए हम लोग कैसे करेंगे। गॉस की प्रमेय हम लोग को यहाँ पूछा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई ε0, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। तो यहाँ पर मेरे भाई आप लोग को हमने केवल 2 नंबर वाली चीज़ बताई, क्योंकि गॉस की प्रमेय अगर पूछ ले तो इतना लिख देना
बाकी अगर गॉस की प्रमेय आपको प्रूविंग आपको सीखनी है कि गॉस की प्रमेय कैसे सिद्ध होगी, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं, है ना, अनंत विस्तार की लंबी चालक चादर के कारण, है ना, तो जो भी है मतलब इसके अनुप्रयोग 2 से 3 वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं आप लोग को। इस वीडियो में नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो उसका लिंक अगर आपको चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे दे रहे हैं। आप ये गॉस की प्रमेय, उसके अनुप्रयोग, वैद्युत अक्षीय स्थिति वाला और निरक्षीय स्थिति वाला, ये तीनों ही डेरिवेशंस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। आप लोग जाके उसको ज़रूर से पढ़िएगा क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस चैप्टर से मिस नहीं करनी है। बाकी इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके पूरे फर्स्ट चैप्टर का, यानी कि जो आपका पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका पूरा दी एंड हो चुका है। अब इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके रह गए हैं वो आपको हम कल आने वाली वीडियो में करवा देंगे। तो आपको क्या करना है कि आज ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।